वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दो ऐसे राज्य जिनका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। वेस्ट बंगाल जिसका मुकाबला आज से 40 साल पहले महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों से किया जाता था, उस राज्य का आज मुकाबला उड़ीसा से होने जा रहा है। क्या उड़ीसा वेस्ट बंगाल से आगे निकल चुका है या फिर अभी भी काफी पीछे है? इस वीडियो में हम इन दो पड़ोसी राज्यों का एक डीप डाइव क्रिटिकल अनबाइस्ड एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि 2010 में इन दोनों राज्यों की क्या कंडीशन थी और आज 2025 में क्या है। कौन सा राज्य आगे था 2010 में और आज 2025 में कौन ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। हम इस कंपैरिजन को 5 मेजर कैटेगरीज में बांटेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट और लास्ट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप इन दोनों राज्यों से हो तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनिंग हो सकती है। तो अब सीधा चलते हैं हमारी पहली कैटेगरी की तरफ, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी। ये बताता है कि एक राज्य एक साल में कितना वैल्यू क्रिएट कर रहा है। 2010 के आसपास वेस्ट बंगाल का जीएसडीपी उड़ीसा से काफी ज्यादा था। वेस्ट बंगाल देश के बड़े इकोनॉमीज में गिना जाता था और 1960s में तो इसका शेयर नेशनल जीडीपी में 10% से ज्यादा हुआ करता था। लेकिन दोस्तों 2010 के बाद वेस्ट बंगाल की ग्रोथ रेट नेशनल एवरेज से अक्सर कम ही रही है। पीएम यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर के 2024 के पेपर के मुताबिक वेस्ट बंगाल का नेशनल जीडीपी में शेयर जो 1960 में 10.5% था, वो घटकर 2023-24 में लगभग 5.6% रह गया है। उड़ीसा की कहानी ठीक इसके अपोजिट है। उड़ीसा को पहले एक पिछड़ा हुआ स्टेट माना जाता था, लेकिन 2000 के बाद और खासकर 2010 के बाद इसने फिनोमिनल ग्रोथ दिखाई है। उड़ीसा की ग्रोथ रेट लगभग हर साल नेशनल एवरेज से ज्यादा ही रही है। इस ग्रोथ का मेन इंजन रहा है माइनिंग सेक्टर और उस पर बेस्ड मेटल इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, एल्यूमिनियम। उड़ीसा की एवरेज एनुअल जीएसडीपी ग्रोथ रेट पिछले 10-15 सालों में 7% से ज्यादा रही है। अगर हम जीएसडीपी के साइज को देखें तो 2025 में भी वेस्ट बंगाल का टोटल जीएसडीपी उड़ीसा से ज्यादा ही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन और बेस इकोनॉमी बड़ी है। लेकिन ग्रोथ रेट में उड़ीसा ने वेस्ट बंगाल को काफी पीछे छोड़ दिया है। उड़ीसा ने तेजी से जीएसडीपी बढ़ाया है, जिसके कारण दोनों के बीच का गैप तेजी से कम हो रहा है। अब यहाँ सब कुछ इकोनॉमी का साइज ही मैटर नहीं करता, इसलिए मैं क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे यकीन करता हूँ। इन दोनों राज्यों में से किसकी क्वालिटी में सुधार आया है उसको हम जीएसडीपी नंबर से नहीं, पर कैपिटा इनकम से कंपेयर करेंगे। तो अब चलते हैं पर कैपिटा इनकम की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, जीएसडीपी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है पर कैपिटा इनकम यानी हर पर्सन की एवरेज आमदनी। यह बताता है कि आम जनता की खरीदने की शक्ति कितनी बढ़ी है। वेस्ट बंगाल जिसका पीएसआई 1960s में नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा था, वो समय के साथ घटता चला गया। इसका मतलब वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन की आमदनी बाकी देश के कंपैरिजन में धीरे बढ़ी। 2021-22 में वेस्ट बंगाल के पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से लगभग 20% कम थी। उड़ीसा में भी पीएसआई नेशनल एवरेज से काफी कम हुआ करता था, लेकिन 2010 के बाद इसने बेहतरीन टर्नआउट दिखाया। तेजी से बढ़ती जीएसडीपी खासकर हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज ने लोगों की एवरेज आमदनी को तेज रफ्तार दी। ईएसी पीएम के 2024 के डेटा के मुताबिक 2023-24 में उड़ीसा ने पर कैपिटा इनकम में वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। इन दोनों राज्यों की पर कैपिटा इनकम किस तरह से बढ़ी है उसको आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जहां उड़ीसा इस रेस में वेस्ट बंगाल से आगे निकल चुका है। दोस्तों ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक फिगर नहीं है, ये एक हिस्टोरिक रिवर्सल है। एक राज्य जो कभी देश की आर्थिक शक्तियों में गिना जाता था, उसका पर कैपिटा इनकम एक ऐसे राज्य से पीछे हो चुका है जिसे कई सालों तक बीमार राज्यों में गिना जाता था। उड़ीसा इज द क्लियर विनर इन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ सिंस 2010। इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव होती है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और इस इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने वाला फैक्टर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ देखेंगे क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं। उड़ीसा की सक्सेस स्टोरी इस बात का सबूत है कि जब गवर्नमेंट बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म करती है तो इन्वेस्टमेंट अपने आप आता है। उड़ीसा के पास देश का सबसे बड़ा आयरन और बॉक्साइट और कोल का भंडार है। इस नेचुरल रिसोर्स को लीवरेज करने के लिए सरकार ने पॉलिसीज बनाई। उड़ीसा ने एक स्टेबल एग्रेसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसमें बड़े बड़े स्टील, पावर और एल्यूमिनियम प्रोजेक्ट को टारगेट किया गया। उड़ीसा की सबसे बड़ी सफलता है उसकी सिंगल विंडो सिस्टम, जिसे गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा सिंगल विंडो फॉर इन्वेस्टर्स फैसिलिटेशन एंड ट्रैकिंग कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन लैंड बैंक इंफॉर्मेशन से लेकर सभी अप्रूवल्स एक ही जगह मिलते हैं। इसी फोकस के चलते उड़ीसा ने नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट किया है, जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। वेस्ट बंगाल एक समय टेक्सटाइल, जूट और हैवी इंजीनियरिंग का हब हुआ करता था, लेकिन पिछले कई दशकों में लैंड की अवेलेबिलिटी, लेबर इश्यूज और एक अनस्टेबल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के कारण नए बड़े प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल से दूर रहे। टाटा मोटर के सिंगूर प्लांट कंट्रोवर्सी के बाद से बंगाल में बड़े मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स की कमी देखी गई है। वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी का फोकस अब ज्यादा सर्विसेज और एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर ज्यादा है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, लेकिन हाई जीएसडीपी ग्रोथ के लिए नीडेड लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग इन्वेस्टमेंट उड़ीसा की तरह नहीं है। साफ तौर पर उड़ीसा ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने और उसके लिए जरूरी बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने में वेस्ट बंगाल को काफी पीछे छोड़ दिया है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। सड़क, रेल, पोर्ट्स और पावर, ये सब बेसिक पिलर्स हैं। उड़ीसा की हाई ग्रोथ रेट ने उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी बूस्ट किया है। पारादीप और गोपालपुर जैसे पोर्ट्स मिनरल्स और मेटल एक्सपोर्ट के लिए की गेटवेज बन चुके हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कलिंगानगर और झरसुगुदा को पोर्ट्स और नेशनल हाईवे से जोड़ने पर स्पेशल फोकस रहा है। उड़ीसा गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च वेस्ट बंगाल के कंपैरिजन में जीएसडीपी के हिसाब से काफी ज्यादा रहा है, जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए फाउंडेशन तैयार करता है। वेस्ट बंगाल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज्यादातर अर्बन एरिया जैसे कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरियाज और एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स पर फोकस करता है। रोड नेटवर्क में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम होने की वजह से फ्रेट ट्रैफिक और न्यू लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर पर जरूरत के मुताबिक काम स्लो रहा है। हाई रेवेन्यू डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो के चलते वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के लिए बड़े और नए कैपिटल प्रोजेक्ट पर खर्च करना उड़ीसा जितना आसान नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इकोनॉमिक ग्रोथ के बावजूद जब बात सोशल इंडिकेटर्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की आती है, तो दोनों ही राज्यों को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा अगर आम आदमी तक न पहुंचे तो वो ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती। लेटेस्ट एसडीआई रैंकिंग में केरला, गोवा और दिल्ली जैसे राज्यों के मुकाबले वेस्ट बंगाल और उड़ीसा दोनों ही मिडिल टू लोअर मिडिल कैटेगरीज में आते हैं। दोनों ही राज्यों में एजुकेशन आउटकम्स, स्कूलिंग ईयर्स, लर्निंग लेवल्स में सुधार की बहुत जरूरत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर में भी ये दोनों राज्य सदर्न और वेस्टर्न स्टेट से पीछे हैं। उड़ीसा में पिछले एक दशक में पॉवर्टी रेट्स तेजी से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी कुछ पॉकेट्स में गरीबी हाई है। वेस्ट बंगाल में भी ये एक चैलेंज बना हुआ है, खासकर रूरल एरियाज में। यानी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में उड़ीसा आगे निकल गया है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में दोनों राज्यों को एक नए सोशल रिफॉर्म मॉडल पर काम करने की जरूरत है। तो फाइनली दोस्तों, 2010 से 2025 तक के सफर में ये क्लियर है कि उड़ीसा ने आर्थिक मामलों में वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ दिया है। वेस्ट बंगाल को अगर अपनी खोई हुई आर्थिक स्थिति वापस पानी है तो उसे इंडस्ट्रियल क्लाइमेट सुधारना होगा, अपनी इमेज चेंज करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज्यादा फोकस करना होगा और एक स्टेबल, क्लियर कट इंडस्ट्रियल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी होगी। दोस्तों, ये कंपैरिजन सिर्फ दो राज्यों का नहीं बल्कि दो अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स का है। एक मॉडल जो स्टेगनेशन की तरफ चला गया और दूसरा मॉडल जिसने पॉलिसी ड्रिवन रिफॉर्म से तेजी से ग्रोथ की। आपके हिसाब से वेस्ट बंगाल को कहां सुधार करने की जरूरत है और क्या उड़ीसा आगे चलकर टॉप 5 इंडियन स्टेट्स में आ सकता है? कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।